इंग्लैंड की टीम जो कि गई है न्यूजीलैंड के दौरे पर और खेल रही है एक टी20 मैच की सीरीज, जिसमें जो पहला टी20 मैच था वो हेगली ओल क्राइस्टचर्च में शेड्यूल्ड था, जो कि पहली इनिंग में उसमें बैटिंग हुई भी। इंग्लैंड ने 153 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद आ गई बारिश और वो मैच आगे जारी नहीं रह सका और वो मैच रद्द हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब ये सेकंड टी20 मैच इन दोनों टीमों के बीच में, वही मैदान हेगली ओल क्राइस्टचर्च का ही एक बार फिर से यूज होगा, जैसा कि पहले वाले वनडे टी20 मैच में हुआ भी था। इस बार ये मैच होगा 20 अक्टूबर 2025 को भारत के समय के हिसाब से तो 11:45 पर, सुबह के टाइम पर या दोपहर के टाइम पर आप कह सकते हैं, जब यह मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां की लोकल टाइम होगी शाम के 7:15 पर। तो जो वेदर का हाल हमने पहले मैच में देखा ना, कुछ उससे बेहतर हालात फिलहाल इस मैच में भी देखने को नहीं मिलने वाले। बारिश की पूरी संभावना 40 से 50% बनी रहेगी। हो सकता है कि 20 ओवर का मैच हो तो हियर एंड देयर करके मैचेस हो जाएं, लेकिन पूरे दिन आसमान पर बादल रहेंगे, ये बात तो क्लियर है। और मैच की टाइमिंग पर बारिश की भी 30 से 40% की संभावना है, ये बात भी पूरी तरह से क्लियर है। और जैसे ही इस तरीके का वेदर हो तो वहां पर पिच रिपोर्ट जो होता है ना, जिसमें मैं स्कोरिंग अगर आपको दिखाऊं पिछले 4 मुकाबलों की, जिसमें से अगर आप देखें तो 4 में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती, जहां पर 91 का स्कोर चेंज हो गया, 158 का स्कोर चेंज हो गया। यहां पर देखेंगे तो 134 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर 163 का स्कोर चेंज हो गया। तो आखिरी 4 मुकाबलों में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने केवल 1 मैच जीता है, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने मैचेस जीता है। साथ ही साथ पहले 6 ओवर के पावर प्ले अगर आप यहां पर देखें हर एक मैच के, तो एक आध इनिंग को अगर आप छोड़ देंगे तो पहले 6 ओवर के जो बॉलिंग होगी वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए नई गेंद से अच्छी खासी हेल्प भी होगी। और इवन जो यहां पर टोटल 12 टी20 मैचेस इस ग्राउंड पर हो चुके हैं अभी तक टी20 के इतिहास में, वहां पर भी देखेंगे तो 8 मुकाबले चुकी बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही जीती है। तो आंकड़ों को भी अगर आप देखें तो वो पूरी तरह से उसी कंडीशन को फेवर करती है जो कि आज के इस मैच में बनेगी। आसमान में बादल होने की वजह से, बारिश की संभावना होने की वजह से, और इवन जब डकवर्थ लुइस भी गेम में आता है तो वो उसी टीम को फेवर करता है जो बैटिंग सेकंड करेगी। तो वो सारे हालात यहां पर बनते दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आप आंकड़ों पर जाएं चाहे किसी भी फैक्ट पर जाएं, कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी। पिछले 4 मैच में स्पिन को 16 और पेस को जो 31 विकेटें मिली हैं, और इन 31 में से 23 विकेटें पहली इनिंग में जो मिली हैं, ये भी आंकड़ा है जो कि पूरी तरह से उसी को काफी हद तक प्रमोट करेगा कि टीम यहां पर टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने जाए। तो जो भी टॉस के बाद अपडेट होगा वेदर को लेकर के और पिच को लेकर के, खास करके कि क्या पिच पर ग्रीनरी है या यूज्ड पिच है या कोई बेहतर बैटिंग पिच यहां पर देखने को मिलेगी, वो सारे अपडेट्स आपको मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर देने वाला हूं, जिसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में नीचे दे रखा है। तो जाकर के जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके एक्टिव हो जाइएगा। जैसे ही टॉस हो जाए उसके बाद, जहां पर आपको मैं ना सिर्फ टॉस बल्कि पिच और इवन वेदर के बारे में भी क्लियर कर दूंगा, तो टीम बनाना आपका काफी आसान हो जाएगा। बाकी प्लेयर कौन से पिक करने हैं वो अब आपको पता चलेगा, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पहले वाले मैच में वहां पर डेवन कॉनवे को नहीं खिलाया। सचिन रविंद्र ओपन करने वाले थे टीम साइफर्ट के साथ, बाकी टीम रॉबिन्सन आते नंबर 3 पर, मार्क चैपमैन आते उसके बाद, बाकी मिचेल है, नीसम है, ब्रेसवेल है, और बाकी इनकी ये 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन, जिसमें 3 तो तेज गेंदबाजी है, एक स्पिनर है मिचेल सैंटनर जो कि कप्तानी भी करेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और बाकी की बॉलिंग यहाँ पर जिमी निसाम और माइकल ब्रेसवेल भी साथ निभाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 6 इनके पास प्रॉपर ऑप्शन है बॉलिंग के, जिसमें सचिन रविंद्र भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दे सकते हैं जरूरत पड़ी तो। हालांकि न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा उनसे बॉलिंग कराई नहीं जाती। बाकी बेंच पर जैकरी फूक्स है, डेवन कॉनवे है, बेवन जैकब्स है। पावर प्ले के अंदर देखेंगे तो मैट हेनरी, जैकब डफी और काइल जेमिसन बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे पहले 6 ओवर में, तो इनके पास काफी अच्छे चांसेस होंगे। जेमिसन तो एक आध ओवर ही करेंगे, बाकी दोनों मिलकर के 2-2 3-3 ओवर करेंगे, और बाकी डेथ में भी यही तीनों पेसर और प्लस मिचेल सैंटनर आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल लब्बो लुआब यही है कि ये जो तीनों बॉलर हैं तेज गेंदबाज, और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर, जिसमें से एक बार काइल जेमिसन को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों को कतई इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि उनका रोल ही कुछ इस तरीके का होगा बॉलिंग में। इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म की तरफ चलें तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो प्लेयर्स हैं रीसेंट टाइम में जो परफॉर्मेंसेज इनकी तरफ से आई है वही आप यहां पर देखेंगे, जिसमें खास करके जो पहला मैच रद्द हो गया उसमें बॉलिंग तो पूरे 20 ओवर करी न्यूजीलैंड की टीम ने, जिसमें इनकी तरफ से जो पूरे के पूरे 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए गए। माइकल ब्रेसवेल ने 1 विकेट लिया, जिमी नीसम ने 1 विकेट लिया, सैंटनर ने और साथ ही साथ काइल जेमिसन ने भी 1-1 विकेट लिया, जैकब डफी और मैट हेनरी ने भी 1-1 विकेट लिया। तो बॉलिंग तो काफी ठीक ठाक 6 के 6 बॉलिंग ऑप्शन ने की, और वहीं से हमको हिंट मिल गया कि वहां पर सचिन रविंद्र से आपको बॉलिंग करने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है आज के इस मैच में ना, कि हो सकता है कि मार्क चैपमैन को ये लोग बाहर बिठा दें और वापस डेवन कॉनवे को लेकर के आए, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो ये तो बदलाव की बातें हो गई, और साथ ही साथ जो इनके 6 मेन बॉलिंग ऑप्शन है उनकी बात हो गई। लेकिन बाकी के प्लेयर्स की अगर फॉर्म को देखें तो टीम साइफर्ट एक ऐसे प्लेयर हैं, जैसे आप इनके नंबर देखेंगे ना तो बीच बीच में बड़ी बड़ी पारियां हैं, फिर बीच बीच में छोटी छोटी पारियां भी हैं, लेकिन एक बार फिर से वही बात, जब गेंद शुरुआत में मूव करेगी
स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग में, तो वहां पर ये रिस्की हो जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में ये, जहां पर निश्चित तौर पर इनका फॉर्म भी इनको सपोर्ट करेगा। बाकी डेवॉन कॉनवे का फॉर्म उतना अच्छा लगा नहीं हुआ है, हालांकि कंसिस्टेंसी की कमी रही है। बाकी रन्स तो इन्होंने बनाए हैं ठीक ठाक, इसी वजह से पिछले मैच में खेले भी नहीं थे। बाकी टिम रॉबिन्सन ये निश्चित तौर पर बेहतर फॉर्म में रहे हैं, अभी एक सेंचुरी भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई थी। इसके बाद आते हैं सचिन रविंद्र, ये भी काफी ठीक ठाक से फॉर्म में है, बट जनरली अगर आप कहें ना तो इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है पूरी की पूरी टॉप में, अगर आप देखें जो 5 बैटर्स हैं वो जनरलाइज करके देखेंगे तो काफी हद तक एवरेज फॉर्म में ही है, कोई बहुत ज्यादा बेहतर फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बड़ी बड़ी पारियां जो इनकी है भी वो इनकंसिस्टेंसी के साथ आई है। लेकिन उसके बाद आते हैं माइकल ब्रेसवेल और जिमी निशाम, दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसकी बैटिंग लाइनअप टीम की अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई ना पड़ रही हो फॉर्म के पर्सपेक्टिव से, और उसमें अगर पहली इनिंग की बैटिंग आ जाए जहां पर आसमान पर बादल होने वाले हैं, तो वहां पर ये दोनों के दोनों एक ऐसे प्लेयर बन के निकल करके आते हैं। इवन मैं तो वहां पर सेंटनर को भी इंक्लूड करूंगा कि तीनों आपके टीम में 100% ना सिर्फ होने चाहिए, बल्कि यही तीनों कप्तान है, बस कप्तान के भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिसमें जेकब डफी और मैट हेनरी को भी ऐड कर दीजिए, जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे, 2-2 ओवर मिनिमम पावर प्ले के और 2-2 ओवर मिनिमम डेथ के। तो निश्चित तौर पर ये दोनों बॉलर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काइल जेमिसन भी पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, जनरली एक एक ओवर, ज्यादातर मिडिल में बॉलिंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो 5 ऑप्शन आपको मैंने सजेस्ट किए ना, जेकब डफी, मैट हेनरी, जिमी निशम, माइकल ब्रेसवेल और सेंटनर के साथ साथ यहाँ पर कुछ टीमों में काइल जेमिसन भी, तो मिला जुला करके ये 6 ऑप्शन है जो कि आपकी टीम का बेस बनेंगे। बनने वाली मल्टीपल 5-6 टीमों में 70 से 80% टीमों में यही होने चाहिए। और बाकी बैटिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो साइफर्ट को आप ट्राई कर सकते हैं पहली इनिंग की बैटिंग में, चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। सचिन रविंद्र सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। सिमिलरली पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो डैरेन मिचेल को आप लेके जा सकते हैं। टिम रॉबिन्सन आपकी टीम में हो सकते हैं रोटेट होकर के, जैसे 6 टीम बना रहे हैं ना, तो आधी टीमों में टॉप के 3 बैटर्स और जैसे कोई 2 बैटर और प्लस नीचे का कोई एक आध बैटर, और बाकी आधी 3 टीमों में नीचे के ज्यादातर बैटर्स और 1-2 कोई टॉप ऑर्डर का बैटर, और बाकी बॉलर्स का तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो कुछ इसी तरीके से प्लेयर रोटेशन आपको आज के इस मैच में करना होगा। बाकी हेड टू हेड के स्टार्ट देखेंगे ना तो टीम साइफर्ट एवरेज ही खेले, इवन कॉनवे के आंकड़े तो बहुत ही खराब है इंग्लैंड के खिलाफ। और इसके बाद रविंद्र के एक मैच में 17 रन है, 1 विकेट है। मिचेल के आंकड़े तो और भी खराब है, 5 मैच में 4 विकेट है। जिमी निशम के केवल 95 रन है। सेंटनर के आंकड़े देख लीजिए, 15 मैच में 22 विकेट हैं। काइल जेमिसन के 2 मैच में 3 विकेट हैं। मैट हेनरी के 3 मैच में 3 विकेट हैं। मार्क चैपमैन जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 में थे, ये इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा खेले हैं, 6 मैच में 131 रन 43 के एवरेज। हालांकि इसमें से 3 ही बार आउट हुए, इस वजह से इतना हायर साइड पे ये एवरेज। जनरली बैटिंग कम ही आती है तो निश्चित तौर पर वो बैटिंग एवरेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो वो तो थे हेड टू हेड के आंकड़े। बाकी वेन्यू के आंकड़े यानी कि हेगली ओल्ड क्राइस्टचर्च के मैदान पर अगर आप देखें तो साइफर्ट यहां पर भी नहीं चले, केवल 19 का एवरेज है। कॉनवे के आंकड़े यहां पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे वो देखना पड़ेगा। बाकी जो इनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है इस मैदान पर। निश्चित तौर पर माइकल ब्रेसवेल हो गए, हालांकि जिम निशम के आंकड़े तो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूटिलिटी बहुत अच्छी होगी इनकी। और बाकी सेंटनर भी यहाँ पर शानदार काम करते दिखाई पड़े हैं। तीनों पेसर्स के भी आंकड़े यहाँ पर धमाकेदार हैं। इवन जेकब डफी के तो एक ही मैच में 4 विकेट है। तो ये जो सारे डेटा है ना, ये वही इंडिकेट करते हैं जो वीडियो के शुरू में आपको मैं बता चुका हूँ रिसेंट फॉर्म के टाइम पर, कि ऑलराउंडर्स और बॉलर्स वही सबसे ज्यादा रिलायबल होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। और उसमें बैटर्स जो बचे हुए हैं उनकी अगर आप कमजोरियों को भी देखने जाएं, साइफर्ट ल्यूक वुड की गेंद पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 20 गेंद पर 27 रन बना करके, यानी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको परेशान करती है। सैम करन ने भी एक बार आउट कर रखा है, हालांकि सैम करन को बहुत अच्छा खेल गए हैं। और उसके बाद आते हैं टिम रॉबिन्सन, ये भी लेफ्ट आर्म पेस पर दिक्कत में आते हैं, 52 गेंद पर 67 रन बना करके 5 बार आउट हो चुके हैं। सचिन रविंद्र की बात करें तो चाहे बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी हो, चाहे बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, दोनों पर इनके आंकड़े इतने ज्यादा खराब हैं कि देख करके लगेगा 67 रन बना करके 5 बार, 48 रन बना करके 5 बार जो आउट हुए हैं, लगता ऐसा है कि इनके साथ सामने ये दोनों बॉलर आएंगे और ये विकेट दे करके चले जाते हैं। बाकी डेवॉन कॉनवे के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, वही कॉमन कमजोरी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, जो कि आपको डैरेल मिचेल के साथ भी देखने को मिलेगी, जहां पर ल्यूक वुड दिखाई पड़ेंगे, वहां पर सैम करन भी दिखाई पड़ेंगे। ओवरऑल डेटा भी देखेंगे तो 257 रन बना करके 8 बार आउट हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी ये फंसते हैं। सिमिलरली जिमी निशम के आंकड़े और माइकल ब्रेसवेल के भी आंकड़े अगर आप देखें ना, तो एक ही यहां पर कंक्लूजन निकलेगा कि जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ। हालांकि उसमें जो बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है वो तब ज्यादा यूजफुल होगी जब पिच थोड़ी सी स्पिनर्स के पक्ष में हो, या खास करके सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो सामने वाली टीम की। तो वो जो बाएं हाथ का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है वो लियम डॉसन नाम का एक बॉलर है निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम में, और बाएं हाथ का तेज गेंदबाज ल्यूक वुड है। बाकी आदिल रशीद और ब्रैडन कास्ट तो ऐसे प्लेयर है जो कि अपनी एबिलिटी से ही विकेट ले पाए। और बाकी टॉप ऑर्डर पर जो बैटर दिखाई
दिखाई पड़ेंगे इंग्लैंड की तरफ से, उनका नाम आप देख सकते हैं। लोअर ऑर्डर के बैटर्स जिसमें सैम करन आपको बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे, उनके नाम आप देख सकते हैं। पिछले मैच में यही प्लेइंग 11 था। बाकी इनके बेंच के जो ऑप्शंस हैं, पावर प्ले में जो बॉल करेंगे, डेथ में जो बॉल करेंगे, ये जो कॉमन ऑप्शंस है पावर प्ले और डेथ के खास करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस टीम को तो पहले मैच में बैटिंग करने का भी मौका मिला, जहां पर पूरे 20 ओवर की बैटिंग इन्होंने की, बॉलिंग का मौका नहीं मिला। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखें तो बटलर ने 29 रन बनाए, 3 रन बनाए फिलिप साल्ट ने, बेथल ने बनाए 15 रन, 20 रन बनाए हैरी ब्रूक ने, टॉम बेंटन ने 9 रन, 49 रन की शानदार पारी खेल दी वहां पर सैम करन ने। बाकी 16 रन बनाए जॉर्डन कॉक्स ने, 3 रन बनाए ब्रैडन कार्स ने। यानी कि पहले मैच में ही हमने देख लिया कि कुछ बैटर्स अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन सैम करन ने बढ़िया काम किया। और वही उसी तरीके का रोल होगा कि जब इस टीम की तरफ से आप प्लेयर सेलेक्ट करने जाएंगे और पिछले मैच के स्कोर को देखते हुए उसके पहले का भी फॉर्म देखेंगे, तो उसमें जो फिलिप साल्ट है वो टॉप फॉर्म में है, जोस बटलर एक ऐसे फॉर्म में है जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, बेथल हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, टॉम बेंटन हो गए, इनको लेकर के आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। लेकिन सैम करन की बात करें तो जैसे इनिंग इन्होंने पहले मैच में खेली और जिस तरीके के फॉर्म में है और इनकी जो प्लेयर यूटिलिटी भी है एज ए बाएं हाथ का तेज गेंदबाज भी, उसके दम पर भी ये टीम में 100% आपके बनते हैं। और बाकी इसके बाद लियम डॉसन के बारे में आपको मैंने बताया था, लियू कुड के बारे में पीछे बताया था कि इनका फॉर्म तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन ये 2 तरीके के बॉलर न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे हिसाब से जो है ये जो 5 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बताया, जो बनने वाली आपकी मल्टीपल मान लीजिए 6 टीमें हैं, तो उसमें से कम 5 टीमों में ये प्लेयर्स होने चाहिए। बाकी प्लेयर्स रोटेट होकर के आएंगे, चाहे वो बेथल हो, चाहे ब्रूक हो, चाहे टॉम बेंटन। टॉम बेंटन को तो मैं फिर भी उतना प्रेफर करूंगा नहीं, इवन जॉर्डन कॉक्स को भी, लेकिन निश्चित तौर पर इनसे ज्यादा बेहतर है कि आप ब्रैडन कार्स और आदिल रशीद को टीम में रोटेट करके लेकर के आए और बाकी टॉप ऑर्डर के 3-4 बैटर्स को अपना रोटेट करते रहें, जिसमें से फिलिप साल्ट और जोस बटलर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर यहाँ पर कंक्लूजन निकला। बाकी हेड टू हेड भी देखेंगे ना तो 41 का बैटिंग एवरेज न्यूजीलैंड के खिलाफ बटलर का है, फिलिप साल्ट तो खेले नहीं, इवन बेथल भी नहीं खेले। हैरी ब्रूक के आंकड़े भी अच्छे खासे हैं, 32 का एवरेज है, लेकिन 18 का एवरेज है केवल बेंटन का। सैम करन के 5 मैच में 9 विकेट हैं, 46 रन है, 3 मैच में 4 विकेट हैं यहाँ पर ब्रैडन कार्स के, 13 मैच में 11 विकेट हैं आदिल रशीद के। और इसी वजह से मैं ज्यादा इनको प्रेफरेंस दे भी नहीं रहा था कि इनको आप अपनी टीम में रखिए। लेकिन लियू कुड के आंकड़े 3 मैच में 5 विकेट है, 1 मैच में 1 विकेट है लियम डॉसन के। और इसके बाद इस मैदान पर देखेंगे तो 2 ही प्लेयर खेले, सैम करन जिनके 1 मैच में 1 विकेट है, आदिल रशीद के भी 1 मैच में 1 विकेट है। बाकी कोई प्लेयर इस मैदान पर इसके पहले खेला नहीं था। पहले मैच में जो स्कोरिंग हुई जो कि रद्द हो गया, इस वजह से उसके स्कोर यहाँ पर एडेड नहीं है, क्योंकि वो मैच तो ऑफिशियल माना ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको मैंने दिखा दी। सेम ग्राउंड पर मैच हुआ था। और बाकी वीकनेसेस को देखने जाएंगे तो सिमिलर चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि स्पिन बॉलिंग के खिलाफ दिक्कतें रही हैं, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जहां पर सेंटर ने 16 गेंद पर 25 रन देकर के एक बार आउट किया है। फिलिप साल्ट को ब्रेसवेल ने पहली ही गेंद पर आउट कर रखा है, यहाँ पर बेथल को। बाकी काइल जेमिसन और ऑफ स्पिन बॉलिंग काम आती है फिलिप साल्ट के लिए भी। और उसके बाद बटलर ये भी सेंटर पर फंसे, हालांकि अच्छे खासे रन बना करके, और एक बार नीसम पर, 3 बार ऑफ स्पिन पर आउट हुए हैरी ब्रूक और एक बार मैट हेनरी पर। तो यहां तक आते आते इनके टॉप ऑर्डर के बैटर के बारे में हमको ये पता चलता है। इवन लोअर ऑर्डर के बैटर्स को भी इंक्लूड कर दें तो बेंटन भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स की बात करते हैं, मैट हेनरी और जिमी नीसम पर फंसे हैं एक बार। सैम करन की बात करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ऑफ स्पिन, सेंटनर, नीसन और हेनरी सभी पर फंसे हैं। तो बेसिकली इंग्लैंड की टीम, जैसे न्यूजीलैंड की टीम का आपने देखा बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी और बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, उसी तरह से ये जो इंग्लैंड की टीम है इनके लिए राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग और कुछ हद तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी। और बाकी मैट हेनरी इंडिविजुअली काफी परेशान करते रहे हैं इस टीम को। तो ओवरऑल समझ में तो यही आता है कि काफी हद तक अगर आप बैलेंस के हिसाब से चलें तो इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन बॉलिंग के हिसाब से अगर केवल देखें तो न्यूजीलैंड की टीम बेहतर दिखाई पड़ जरूर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड का ही पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ता है, बॉलिंग थोड़ी सी इनकी वीक है। तो देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग रहेगी, वो टॉस के बाद ही पता चलेगा। उसी की बेसिस पर टीम का रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा और उसी बेसिस पर हमारी फाइनल टीम, जो मेरी खुद की अपनी 2-3 टीम बनेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देख लीजिए, वैसे भी टीम आपकी खुद की खुद बन जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।